ब्रिटिश रूल के दौरान अफ्रीका का एक हिस्सा जिसे नॉर्दर्न रोडेशिया कहा जाता था, आज का ज़ाम्बिया, इसी इलाके के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के कसेम्पा डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे एक ब्रिटिश ऑफिसर फ्रैंक मेलिंड। उनके पास विलेजर्स एक अजीब कंप्लेंट लेकर आए। उनका कहना था कि आसमान में एक अजीब सा फ्लाइंग प्राणी देखा गया है। उनके डिस्क्रिप्शन और भी हैरान करने वाले थे। एक ऐसा प्राणी जो 8 फुट से भी ज्यादा बड़ा था, जिसके पंख नहीं बल्कि चमगादड़ जैसी लेदरी स्किन थी और जो गहरे जंगल के अंदर देखा जाता था, वहीं जहां से लोग अक्सर गायब हो जाते थे। मेलिंड एक साइंटिफिक सोच वाले आदमी थे। उनके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था, इसलिए उन्होंने विलेजर्स की बात को शुरू में सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कंप्लेंट्स रुक नहीं रही थीं और धीरे धीरे पूरे इलाके में डर फैलने लगा। आखिरकार उन्होंने ये मामला लंदन भेजा साइंटिफिक वेरिफिकेशन के लिए। कुछ हफ्तों बाद जो जवाब आया उसने सब कुछ बदल दिया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये किसी बर्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्राणी जैसा लगता है जो बहुत पुराने जमाने में पाया जाता था और आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। अब मेलिंड के लिए ये सिर्फ एक रूमर नहीं रहा, ये एक इन्वेस्टिगेशन बन चुका था और सच जानने के लिए उन्होंने एक अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट प्लान किया, एक सीक्रेट डबल ब्लाइंड टेस्ट। उन्होंने विलेजर्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को अलग अलग बर्ड्स और कुछ काल्पनिक बड़े प्राणियों की ड्राइंग्स दिखाई गई, जबकि दूसरे ग्रुप को खतरनाक जानवर और बड़े डायनासोर्स जैसे प्राणियों की इमेजेस दिखाई गई। दोनों ग्रुप्स ने हर इमेज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये वो प्राणी नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके सामने एक और इमेज रखी गई, पूरा माहौल बदल गया। दोनों ग्रुप्स ने बिना हेजिटेशन एक ही नाम बोला, कोंगा माटो। मेलिंड हैरान रह गए। इन लोगों ने कभी किसी किताब या हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं देखा था, फिर भी वो इस प्राणी को पहचान रहे थे। अब मेलिंड को समझ आ गया था कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। उन्होंने काउंडे और लुंडा ट्राइब्स के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की और हर जगह उन्हें एक ही बात सुनने को मिली, एक ही नाम, एक ही डर, कोंगा माटो। ज़ाम्बिया का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, यहाँ एक ऐसा इलाका है जिसे मैप्स पर सिर्फ स्वैम्प लिखा जाता है, लेकिन लोकल्स इसे एक और नाम से जानते हैं, रेड जोन, जियोंडू स्वैम्प। लगभग 50 स्क्वायर माइल्स का दलदल, इतना घना कि ऊपर से जमीन का 1 इंच भी साफ नहीं दिखता। ये कोई आम जंगल नहीं है। जियोंडू स्वैम्प एक नेचुरल डेथ ट्रैप है। जमीन नीचे से धंसती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां एक बड़ा जानवर भी फंस सकता है। हर तरफ जहरीले सांप और इतनी घनी झाड़ियां कि बिना रास्ता बनाए आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जगह अलग है, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। इस दलदल के किनारे सदियों से काउंडे और लुंडा ट्राइब्स रहते आए हैं। उनकी कहानियां लिखी नहीं गई थीं, वो सुनाई गई थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और हर कहानी एक ही चीज की तरफ इशारा करती है, आसमान में उड़ने वाली एक ताकत। उनके लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो है कोंगा माटो, ब्रेकर ऑफ बोट्स। उनका कहना है ये क्रीचर अक्सर नदियों के पास देखा गया है और जब भी ये नजर आता है कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। बोट्स पलट जाती हैं, लोग पानी में गिर जाते हैं और फिर कुछ लोग वापस नहीं लौटते। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये एक वार्निंग थी, एक ऐसा खौफ जो सदियों से जिंदा था। अब फ्रैंक मेलिंड के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो वो इस सब को इग्नोर करें या फिर सच का सामना करें। उन्होंने डिसाइड किया वो अंदर जाएंगे, जियोंडू स्वैम्प के अंदर। एक फुल स्केल एक्सपेडिशन प्लान की गई। महीनों तक प्लानिंग हुई, सप्लाईज रेडी की गई, वेपन्स अरेंज किए गए, लंदन से मंगवाई गई ली इनफील्ड राइफल्स तक तैयार रखी गई। उन्होंने लोगों को बुलाया, उन्हें पैसा ऑफर किया, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ, एक भी नहीं। हर बार एक ही जवाब मिला, हम इंसानों से लड़ सकते हैं पर उस चीज से नहीं। साल बीत गए, मेलिंड कोशिश करते रहे, लोगों को समझाते रहे, लेकिन डर कभी कम नहीं हुआ और धीरे धीरे ये एक्सपेडिशन सिर्फ एक प्लान बनकर रह गई, कभी शुरू ही नहीं हुई। आखिरकार मेलिंड ने अपनी सारी रिसर्च को एक जगह लिखा। उन्होंने एक किताब पब्लिश की, इन विच बाउंड अफ्रीका। इस किताब में उन्होंने वो लिखा जो उस वक्त की साइंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। उनका मानना था कोंगा माटो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रियल चीज हो सकती है, एक ऐसा प्राणी जो शायद इस दलदल के अंदर आज भी जिंदा है।
मेलेंट की इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होती है, लेकिन ये मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। मैकलिन की बुक पब्लिश होने के 30 साल बाद भी कोंगामाटो का डर खत्म नहीं हुआ। साल बीत गए, लेकिन कहानियां रुकती नहीं थी। अब ये सिर्फ विलेजेस की बात नहीं रह गई थी। 1956 में एक नया गवाह सामने आया, JPF ब्राउन, एक ब्रिटिश इंजीनियर। ज़ैम्बिया के फोर्ट रोजबरी, जो आज मनसा के नाम से जाना जाता है, वहां उन्होंने दिन के उजाले में 2 अजीब क्रीचर्स देखे। एक ट्रेन्ड इंजीनियर होने के नाते उनकी ऑब्जर्वेशन काफी प्रिसाइज थी। उनके मुताबिक उनकी स्किन चमगादड़ जैसी थी और उनकी पूंछ लंबी थी। उन्होंने सीधा कहा, ये कोई नॉर्मल परिंदा नहीं था, ये वही था जिसे लोकल्स कोंगामाटो कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला केस 1 साल बाद आया। 1957 में एक आदमी बेहोश हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जिसके सीने पर एक गहरा घाव था, ऐसा वुंड जो डॉक्टर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसे होश आया और पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने एक फ्लाइंग क्रीचर के अटैक की बात कही। डॉक्टर्स ने उसे एक कागज और पेन दिया और कहा कि जो देखा है वो ड्रॉ करे। बिना हेजिटेशन के उसने एक स्केच बनाया। वो शेप बिल्कुल उस प्राणी जैसी लग रही थी जिसे साइंस एक बहुत पुराने जमाने का क्रीचर मानता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने कभी ऐसी कोई इमेज पहले नहीं देखी थी, ना कोई किताब, ना कोई रेफरेंस, सिर्फ एक एनकाउंटर, और उस एनकाउंटर का निशान उसके सीने पर। अब सवाल ये नहीं था कि लोग कहानियां बना रहे हैं, सवाल ये था कि क्या जियुंडू स्वॉम्प के अंदर सच में कुछ ऐसा है जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुआ। अब ये मामला सिर्फ लोकल अफवाह नहीं रह गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक मशहूर बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर रॉय मैकल ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे जो रेयर और एक्सटिंक्ट स्पीशीज पर काम कर चुके थे। उनका अप्रोच सिंपल था, या तो ये कहानी गलत है या फिर साइंस कुछ मिस कर रही है। प्रोफेसर मैकल ने अपनी एक्सपीडिशन ज़ैम्बिया और कॉन्गो के बॉर्डर की तरफ लीड की। उनका फोकस था जियुंडू स्वॉम्प और उसके आसपास के वो इलाके जहां पहुंचना आज भी मुश्किल है। ये दलदल आम जंगल नहीं था, इतना घना, इतना फैला हुआ कि कई जगहों पर आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता था। 1988 के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतने रिमोट इलाके में डीप एक्सप्लोरेशन करना आसान नहीं था। मैकल और उनकी टीम ने जितना अंदर जा सकते थे उतना जाकर इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स के लोगों से बात की, नए गवाहों के स्टेटमेंट्स लिए, और हर जगह उन्हें एक ही बात सुनने को मिली, एक ऐसा प्राणी जो आम परिंदों से बड़ा था, जिसके पंख नहीं बल्कि चमगादड़ जैसी स्किन थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो पानी के आसपास नजर आता है और उसके दिखने के बाद अक्सर हादसे होते हैं। साइंटिफिक नजरिए से मैकल ने पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस भी एक्सप्लोर किए। क्या ये एक बड़ा फ्रूट बैट हो सकता है या फिर कोई रेयर बर्ड जैसे शूबिल? लेकिन जब लोकल्स को इन जानवरों की इमेजेस दिखाई गईं, उनका जवाब हर बार एक ही था, नहीं, ये वो नहीं है। इतनी अलग जगहों पर अलग लोग, फिर भी डिस्क्रिप्शन एक जैसा। मैकल ने कंक्लूड किया कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उनका मानना था कि कोंगामाटो एक रेलिक स्पीशीज हो सकता है, एक ऐसा प्राणी जो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट माना जाता है, लेकिन शायद अब भी इस दलदल के गहरे हिस्सों में जिंदा हो। उन्होंने ये भी माना कि जियुंडू स्वॉम्प इतना बड़ा और इतना इनएक्सेसिबल है कि वहां हर जगह तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। प्टेरोसॉर, एक ऐसा उड़ने वाला प्राणी जो करोड़ों साल पहले आसमान पर राज करता था। ये अक्सर कोस्टल और दलदली इलाकों में पाया जाता था, जहां शिकार की कमी नहीं होती थी। इनका साइज अलग अलग स्पीशीज में बदलता था। कुछ छोटे थे, लेकिन कुछ इतने बड़े कि उनका विंग स्पैन 20 से 30 फीट तक जा सकता था, और ये आसमान से शिकार करने में माहिर थे। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कोई प्राणी आज भी बच सकता है? थियोरेटिकली, अगर दुनिया में कोई जगह ऐसी है जहां कुछ पुराना जिंदा रह सकता है, तो वो है जियुंडू स्वॉम्प। ये जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर ऊपर से सिर्फ पेड़ों की एक परत नहीं, बल्कि कई परतें होती हैं। इसे घना वन आवरण कहा जाता है, जो नीचे के हिस्सों को लगभग पूरी तरह से छुपा देता है। यहाँ का माहौल भी कठिन है, ज्यादा गर्मी,
बहुत अधिक नमी और ऐसा इलाका जहां आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में लंबे समय तक साइंटिफिक रिसर्च करना आसान नहीं होता। इसी वजह से इस एरिया का बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड माना जाता है। और जब एक जगह अनएक्सप्लोर्ड हो तो पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती। आज 2026 में भी जिउंडू स्वैम्प एक ऐसी जगह है जहां जाना आसान नहीं है। लोकल्स आज भी इसके कुछ हिस्सों से दूर रहना पसंद करते हैं। और इसी बीच ये मिस्ट्री जिंदा है। क्या कोंगामाटो सिर्फ एक गलत कहानी है या फिर एक ऐसा प्राणी जो अब भी हमसे छुपा हुआ है? ज़ैम्बिया के उस दलदल में शायद लॉजिक खत्म नहीं होता, लेकिन सवाल जरूर शुरू होते हैं। अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, साइंस थ्योरीज और हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो 10 एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला केस इससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है।